गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज से हम लोग बीपीएससी के जीएसपीटी के लिए एंशिएंट इंडिया से शुरू कर रहे हैं। एंशिएंट इंडिया के इतिहास के विषय में हम लोग जानेंगे और सबसे पहला जो हमारा टॉपिक आज होगा वह होगा प्राचीन भारत के इतिहास का स्रोत। स्रोत इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि बाकी जगहों पर अगर हम देखते हैं, जब हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते रहते हैं, आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ते हैं, तो वहाँ बहुत सारे पुस्तकें अवेलेबल है जहाँ से हम जानते हैं उनके बारे में, या बहुत सारे रिकॉर्ड रखे गए हैं। मध्यकालीन इतिहास में भी देखेंगे तो बहुत सारे लोगों ने पुस्तकें लिखी है और राजाओं के रिकॉर्ड रखे गए हैं। लेकिन जब हम एंशिएंट इंडिया की बात करते हैं तो वहाँ पर न कोई रिकॉर्ड रखा गया है और जो भी पुस्तकें मिलती हैं वो बाद की पुस्तकें मिलती है। प्रारंभिक समय से, जब से मनुष्य समाज में रहना शुरू करता है और सभ्य होता है और शहरों का निर्माण करता है, ग्राम का और नगरों का के निर्माण की तरफ बढ़ता है, तो उस समय जब वो लिपि सीखता है, भाषा सीखता है, तो उस समय के बहुत सारे साक्ष्य हमारे पास नहीं है। और जब वो लिखना शुरू भी करता है तो उस वक्त के भी साक्ष्य जो है वो अभी तक पढ़े नहीं जा सके हैं। बाद में जब देखेंगे कि वैदिक परंपरा शुरू होती है तो वहाँ पर भी लिखने का काम नहीं होता है, वो वेदों को सुन लिया जाता था, श्रुति और स्मृति के रूप में सुने हुए चीज़ों में, और याद रख के उसको संग्रहित किया जाता था। तो इस कारण से प्राचीन भारत के इतिहास को अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले उसके स्रोत को डिफाइन करने की ज़रूरत पड़ती है। और जब हम अगर प्राचीन भारत के स्रोत को अगर हम लेके चलें तो इसको हम दो पार्ट में बांट सकते हैं। एक तो हो गया पुरातात्विक स्रोत और दूसरा हो जाएगा साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक में कि आर्कियोलॉजिकल जो भी सोर्सेज मिले हैं, जो भी आर्कियोलॉजिकल उत्खनन के कारण, किसी भी जगह के उत्खनन से जो भी स्रोत, जो भी वस्तुएं हमें मिली है, उसके आधार पर हम अनुमान लगाते हैं कि उस समय के लोगों का जीवन यापन कैसा रहा होगा, वो किस प्रकार से अपना जीवन यापन करते थे। और दूसरा चीज़ है कि कुछ लिटरेचर, और वो लिटरेचर जो श्रुति स्मृति की परंपरा में रखे गए याद करके, और बाद में जाकर के जब लिपि का आविष्कार होता है और मनुष्य लिखना शुरू करता है और उसको जब लिपिबद्ध किया जाता है, तो इस दोनों इतिहास को हम, स्रोत को हम दो तरीके से बांट सकते हैं। एक आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस और दूसरा जो है वो लिटरेरी सोर्सेस, साहित्यिक स्रोत के रूप में उसको हम बांट सकते हैं। फिर पुरातात्विक स्रोत जो है, आर्कियोलॉजिकल स्रोत को हम लोग 4-5 भागों में बांटते हैं। एक तो इंस्क्रिप्शंस है, अभिलेख कुछ वैसे लेख हैं जिसको किसी शिलाओं पर या किसी ताम्रपट पर या किसी भी चीज़ पर खोद के उसको छोड़ दिया गया है, ताकि जिससे पता चल सके कि हाँ बाद के लोग उसको पढ़ सकें, या उस समय का कोई भी राजाज्ञा हुआ, राजा के द्वारा कुछ आज्ञा जारी की गई, तो इन सब चीज़ों को शिलाओं पर या ताम्रपट पर रखा जाता था, सुरक्षित रखा जाता था। इसी तरह दूसरा जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो क्वाइन है, सिक्का है। सिक्का की अगर हम बात करें तो प्राचीन समय में सिक्का का जो प्रयोग शुरू होता है, तो सिक्का का प्रयोग शुरू होता है जब से व्यापार वाणिज्य का विकास होता है तब से। और सिक्का का प्रयोग मुख्य रूप से विनिमय के साधन के रूप में होता है। प्रारंभिक समय में देखेंगे कि जब इंडस वैली तक की जो बात थी, वहाँ से किसी प्रकार का सिक्का हमें नहीं मिलता है। लेकिन बाद के समय में जब व्यापार वाणिज्य का विकास होता है तो विनिमय के साधन के रूप में हम कॉइन का यूज करना शुरू करते हैं। तो सिक्कों के प्रकार भी हमारे इतिहास के जो अर्थव्यवस्था थी, जो ऐतिहासिक काल में उस समय के शासक थे, उनकी अर्थव्यवस्था कैसी थी, इसके बारे में बहुत अच्छा जानकारी मिलता है यहाँ से। फिर उनके तकनीक के विषय में भी जानकारी मिलता है। प्रारंभिक समय में अगर देखेंगे तो पंचमार्ग सिक्का चल रहा था, फिर बहुत सारे धातुओं का प्रयोग हुआ, आगे हम लोग इसको देखते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण चीज़ है पॉटरी, मृदभांड अर्थात जब चाक का आविष्कार होता है तो वस्तुओं का संग्रह करने के लिए लोग मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू करते हैं, और फिर मिट्टी का बर्तन और उसका कलर या उसके बनाने का तरीका विभिन्न युगों में बदलते चला जाता है। प्रारंभिक समय में वो किसी और प्रकार का रहता है, आगे का समय जब जैसे जैसे वो विकसित होते जाते हैं, वो मृदभांड का जो तरीका है बनाने का, उसके पॉलिशिंग की तरीका है, उसको कलर करने का तरीका है या उस पर चित्र बनाने का तरीका है, ये सब चेंज होते जाता है। तो यहाँ से भी हम उनके बारे में जानकारी मिलती है। तीसरा चीज़ है कला के अवशेष। कला के अवशेष के अंतर्गत हम लोग 3-4 चीज़ देखेंगे।
एक तो कि आर्किटेक्चर, स्थापत्य कला कैसा था। अगर हम इंडस वैली से लेकर के चलें तो इंडस वैली में स्थापत्य शैली बहुत अच्छी थी। बाद में अगर हम देखते हैं तो फिर वैदिक सभ्यता में, वैदिक संस्कृति में कहीं भी किसी स्थापत्य का नमूना नहीं मिलता है। लेकिन बाद के समय में जब फिर से महाजनपदों का उदय होता है या फिर से मौर्य और गुप्त पीरियड में हम जाते हैं तो वहाँ पर बड़े बड़े स्थापत्यों का निर्माण होता है। फिर इसी के अंतर्गत इसको हम 3-4 पार्ट में बांट के देखेंगे। एक तो स्थापत्य हो जाएगा, दूसरा चीज़ है कि कुछ मूर्तियों का अवशेष मिला है। मूर्तियों के बाद अगर देखेंगे तो कुछ चित्र मिले हैं। तो कला के अंतर्गत हम इन 3 चीज़ों का अध्ययन करेंगे। इसकी भी फिर 3 अलग अलग विशेषताएं, आगे हम लोग उसको देखेंगे। और कुछ उपकरण, जैसे पत्थर के उपकरण मिले हैं जो पूरा पाषाण कालीन के मनुष्यों के द्वारा यूज किया जाता था, या फिर हड्डी के कुछ उपकरण मिले हैं कि जब मनुष्य रहना शुरू करता है, संगठित होकर समाज में रहना शुरू करता है, तो शिकार किन प्रकार के अस्त्रों से करता था। वहाँ भी देखेंगे कि धीरे धीरे प्रारंभिक समय में जब सबसे पहला समय था तो उस समय बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। फिर धीरे धीरे देखेंगे कि कुल्हाड़ी का प्रयोग, फिर छोटे छोटे पत्थरों का प्रयोग। तो ये दिखलाता है कि उनका टेक्निक कैसे धीरे धीरे डेवलप कर रहा है और कैसे कैसे तकनीक का विकास हो रहा है। इसका जब हम साहित्यिक स्रोत की बात करेंगे तो इसको हम लोग 2 पार्ट में बांट के देखेंगे। एक है भारतीय साहित्य। भारतीय साहित्य को अगर हम 2 तरीकों से देखें तो एक धार्मिक साहित्य है, एक लौकिक साहित्य है। धार्मिक साहित्य के अंतर्गत हम लोग जो धर्म से जुड़ी हुई पुस्तकें हैं, जैसे अगर हम हिंदू धर्म की बात करें तो 4 वेद की बात करेंगे, वेद, फिर उसके बाद वेदांग की बात करेंगे, वेदांग के बाद जो पुराण है, उपनिषद हैं, 2 महाकाव्य रामायण और महाभारत है, इसकी चर्चा करेंगे। बुद्ध धार्मिक साहित्य में अगर हम जाएं तो त्रिपिटक की बात करेंगे, और फिर जैन साहित्य की बात करें तो आगम की बात करेंगे। उसके बाद बौद्ध साहित्य में भी अशोघोष जैसे राइटरों के द्वारा जो लिखा गया उसकी चर्चा करेंगे, और जैन धर्म में भी कुछ साहित्य कुछ और लोगों के द्वारा लिखा गया तो उसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। और लौकिक साहित्य के अंतर्गत आता है कि कुछ रचनाएं जो पूर्णतः साहित्यिक रचनाएं थी, जो उस युग की घटनाओं को या उस युग के समाज को अपने आप में प्रतिबिंबित करती है, जैसे मृच्छकटिकम है, जैसे राजतरंगिणी है, जैसे कालिदास का मालविकाग्निमित्रम है। तो इस प्रकार की रचनाओं के विषय में भी हम जानेंगे। और कुछ विदेशी यात्रियों का विवरण, विदेशी यात्रियों का विवरण अर्थात कुछ जो भ्रमण के दौरान भारत आए, कुछ जिनको डिफरेंट राजाओं के यहाँ दूत बना करके भेजा गया, तो इन लोगों ने वहाँ पर क्या देखा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण मेगास्थनीज की इंडिका है, क्योंकि मेगास्थनीज सेल्यूकस के दूत के रूप में आता है पाटलिपुत्र में, और यहाँ पर आकर के वो क्या देखता है, क्या महसूस करता है, इसको वो इंडिका एक पुस्तक के रूप में लिपिबद्ध करता है। तो वहाँ से भी जानकारी मिलती है। और इन सब जानकारियों को हम जब एक दूसरे से मिलाते हैं, क्योंकि जब हम भारतीय साहित्य की बात करेंगे, विशेष रूप से पुराणों की चर्चा करते हैं, तो वहाँ पर देखते क्या है कि यहाँ पर जो भारतीय धर्म और भारतीय जो संस्कृति है, इसी को बहुत ज़्यादा महिमा मंडित किया गया है। लेकिन जब हम उसका साम्यता या तो आर्कियोलॉजिकल जो भी सामान मिले हैं उनसे नहीं मिला है, या उस समय के जो क्वाइन मिले हैं, या उस समय के और भी जो साहित्य मिले हैं, सबके साथ सामंजस्य बैठाते हुए ही हम इतिहास की रचना कर सकते हैं या इतिहास लिख सकते हैं। तो स्रोत ये सब हैं, लेकिन इन सभी स्रोतों में सामंजस्य बैठा के इतिहास लिखने की जरूरत पड़ती है। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा। जब हम अभिलेख की चर्चा करते हैं तो सबसे पुराना जो अभिलेख है हमारे यहाँ, जो सबसे या भारतीय से संदर्भ का जो सबसे पुराना अभिलेख है वो बोगासगोई अभिलेख है। और यह मिलता है हमको भारत में नहीं, ये मिला है, ये मिला है एशिया माइनर में, मतलब मध्य एशिया में। ये मध्य एशिया में मिला है, और यह लगभग 1400 ईस्वी पूर्व का अभिलेख है, जिसमें भारतीय जो देवताएं थे, जैसे इंद्र, मित्र, नासत्य जैसे देवताओं का यहाँ पर वर्णन, उन देवताओं का यहाँ पर नाम का चर्चा मिलता है। इंद्र, मित्र, नासत्य और एक वरुण का भी चर्चा मिलता है।
तो इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य जैसे वैदिक जो देवता थे, इनके नाम का उल्लेख करने वाला पहला जो अभिलेख मिलता है ये बोगाजकोई अभिलेख है, जो एशिया माइनर में मिला है या मध्य एशिया में मिला है। आप दोनों चीज़ लिख सकते हैं, कभी भी यहाँ से प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। फिर एक चीज़ है पर्सिपोलस और बेहस्तून अभिलेख। यह ईरान का एक डेरियस था राजा, हिंदी में उसको दारा कहते हैं, इंग्लिश में किंग डेरियस कहते हैं। तो इसका एक अभिलेख मिलता है जो दिखलाता है कि सिंधु का जो क्षेत्र था वहाँ पर कभी पर्सियन डायनेस्टी का शासन रहा था, डेरियस का शासन रहा था। और कदाचित इसी के अभिलेख से प्रेरित होकर अशोक के द्वारा जो अपने अभिलेख लिखे गए या अभिलेख का जो पद्धति अपनाया गया, उसके पीछे कहीं ना कहीं डेरियस का जो अभिलेख था या ईरानी जो अभिलेख था उसकी परंपरा विद्यमान थी। और इसी कारण से देखेंगे कि भारतीय जो अशोक के अभिलेख है, इस पर यह इस बात का आरोप लगाया जाता है कि इसने ईरानी जो अभिलेख थे उसका नकल किया है, ईरानी अभिलेख से इसकी साम्यता स्थापित करने की कोशिश की जाती है। फिर हम लोग आते हैं, ये तो प्राचीनतम अभिलेख के रूप में हम देखेंगे। इसके बाद जो हमारे पास सबसे ज़्यादा अवेलेबल अभिलेख है वो सम्राट अशोक का अभिलेख है। और सम्राट का अशोक का अभिलेख हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूरे भारत में अभी तक में सबसे ज़्यादा अभिलेख अगर किसी एक शासक के प्राप्त हुए हैं तो वो अशोक के अभिलेख हैं। ये करीब 182 अभिलेख मिले हैं, 182 अभिलेख जो करीब 47 साइट से अवेलेबल हैं। 47 साइट से 182 के आसपास अभिलेख, 182 अभिलेख 47 साइट से प्राप्त हुए हैं। तो भारत में अगर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा अभिलेख अगर किसी एक शासक का मिलता है तो वो अशोक का मिलता है। अब अशोक की भी अभिलेख को उसके आकार की स्थिति से, उसमें क्या कहा गया है, इस स्थिति से 5 भागों में डिवाइड किया गया है, जो पुरातत्वविदों ने उसके अभिलेख को 5 डिफरेंट टाइप में बांटा है। ये जो 5 टाइप है, इसमें सबसे पहला है बृहद शिलालेख। तो अशोक के बृहद शिलालेखों की संख्या जो है वो 14 है। इसकी कुल संख्या 14 है। 14 बृहद शिलालेख पाए गए हैं जो पूरे भारत में 8 डिफरेंट स्थल से प्राप्त हुए हैं। ये 14 बड़े शिलालेख हैं जो 8 डिफरेंट स्थल से प्राप्त हुए हैं। इन 8 डिफरेंट स्थल की अगर हम चर्चा करें, आगे हम लोग इसकी चर्चा करते हैं, पर 1 मिनट पहले 8 जो डिफरेंट जगह जहां से ये प्राप्त हुए हैं, जिसमें एक धौली से प्राप्त हुआ है जो कि उड़ीसा के पुरी जिला में है। दूसरा जो है वो शाहबाजगढ़ी है जो कि पाकिस्तान में स्थित है। मानसेहरा यह भी पाकिस्तान के हजारा जिला में स्थित है। कालसी यह उत्तराखंड में स्थित है। जौगढ़ यह भी उड़ीसा में स्थित है। सोपारा यह महाराष्ट्र के पालघर जिला में स्थित है। और फिर एरागुडी है, यह आंध्र प्रदेश के कुरनूल में है। और गिरनार यह काठियावाड़ के जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में या जूनागढ़ क्षेत्र में अवस्थित है। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि अशोक के जो 14 दीर्घ शिलालेख हैं, ये दीर्घ शिलालेख 8 जगहों से प्राप्त हुए हैं। और आप इन 8 जगहों की चर्चा कर और प्रमुख जो जगह है धौली है, शाहबाजगढ़ी है, मानसेहरा है, कालसी है, जौगढ़ है, सोपारा है और आंध्र प्रदेश का एरागुडी है और गिरनार है। तो यहाँ पर जो लॉन्ग इंस्क्रिप्शन है अशोक के, ये यहाँ से प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो फिर हम देखेंगे कि इसका सब्जेक्ट मैटर क्या है।
हमने जाना कि 14 दीर्घ शिलालेख थे। उन 14 दीर्घ शिलालेखों का जगह जाना कि ये 8 जगहों पर डिफरेंट जगह पर फैले हुए थे। और फिर 8 जगह हमने कि इनका सब्जेक्ट मैटर क्या था, तो इसके कुछ सब्जेक्ट मैटर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। हो सकता है बीपीएससी में पूछे जाए, न पूछे जाए, लेकिन किसी भी एग्ज़ाम अगर आप देंगे, चाहे यूपी का दें या और भी कहीं का भी, अगर आप यूपीएससी वगैरह का भी एग्ज़ाम देते हैं तो हो सकता है यहाँ से प्रश्न पूछा जाए आपसे। तो थोड़ा थोड़ा सा सबके बारे में तुमको नहीं जानना है, कुछ शिलालेख जो महत्वपूर्ण है उसके विषय में हम लोग जान लेते हैं। तो फर्स्ट इंस्क्रिप्शन जो उसका मिला है वो सामाजिक उत्सवों के निषेध की बात करता है। मीन्स कि सोशल कोई भी फेस्टिवल के प्रति अशोक जो था उसको रोकने की बात करता है, क्योंकि सोशल फेस्टिवल जितने भी थे वो एक्सपेंसेस के एक बहुत बड़ा स्रोत हुआ करता था। वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस हुआ करते थे और वो दिखावा को बंद करने की कोशिश कर रहा था। वो बौद्ध धर्म की विचारों के अनुसार सम्यक लाइफ जीने के लिए, सम्यक जीवन जीने के लिए इन सब चीज़ों के निषेध की बात करता है। तो पहला काम क्या करता है कि सोशल फेस्टिवल की वो सोशल फेस्टिवल के निषेध की बात करता है। दूसरा चीज़ की पशु बलि के निषेध की बात करता है, पशुओं की बलि को रोकने की बात करता है। और तीसरी बात जो कहता है वो कहता है कि सारा मनुष्य जो है उसकी संतान की तरह। और ये देखेंगे कि यूनिक फीचर अशोक के अभिलेख में मिलते हैं। पहली बार कोई शासक अपने संतान के रूप में अपनी प्रजा को मानता है। इसके पहले अगर देखेंगे तो जो भी हिंदू धार्मिक ग्रंथों में अगर देखेंगे तो राजा को विष्णु का अवतार या देवता माना जाता था, वो अशोक के यहाँ आपको नहीं मिलेगा। अशोक प्रजा को अपनी संतान के रूप में देखता है। और इसका आगे का अगर आप देखेंगे उसके लिए क्या क्या शब्द यूज किया, आगे हम लोग देखते हैं। फिर एक है द्वितीय शिलालेख की जब हम बात करें तो द्वितीय शिलालेख में इसके पड़ोसी राज्यों के विषय में वर्णन मिलता है। सेकेंड इंस्क्रिप्शन जो अशोक का है, जो सेकेंड लार्ज इंस्क्रिप्शन अशोक का है, उसमें आप देखेंगे कि चेर, केरलपुत्र, चोल, पांड्य, सत्यपुत्र और ताम्रपर्णी का उल्लेख मिलता है। मीन्स कि ये सब जो साउथ इंडिया के कुछ क्षेत्र थे जहाँ तक अशोक का शासन नहीं विस्तृत हुआ था, और साउथ इंडिया का क्षेत्र जहाँ पर चोल, पांड्य, चेर जैसे जो लोकल डिनेस्टी शासन कर रही थी, इसके विषय में जानकारी मिलती है सेकेंड इंस्क्रिप्शन से। इसके अलावा देखेंगे तो पशु चिकित्सा, मानव चिकित्सा तथा लोक कल्याणकारी कार्य के लिए, मीन्स कि वेटनरी मेडिसिन और एनिमल, ये सामान्य मनुष्य के लिए मेडिसिन, और फिर वेलफेयर वर्क की भी बात यहाँ पर की गई है। साम्राज्य का जो या राजा के द्वारा जो वेलफेयर काम किया जाना चाहिए, वेलफेयर स्टेट के रूप में काम करने की बात की जानी चाहिए, इसका भी जानकारी सेकेंड अभिलेख में मिलता है। तृतीय शिलालेख की अगर हम बात करें तो यहाँ पर महामात्र और रज्जुक जैसे दो अधिकारी के नियुक्ति की बात किया जाता है। ऑथोरिटी, दो अथॉरिटी की बात यहाँ पर की जाती है, एक महामात्र और दूसरा रज्जुक। इनके द्वारा बराबर महामात्र के विषय में कहा जाता है कि 5 साल पर महामात्र को प्रत्येक प्रदेश का दौरा करना चाहिए, वहाँ के लोकल पीपुल से संपर्क करना चाहिए। और दूसरा चीज, रज्जुक की नियुक्ति प्रांतीय स्तर पर की गई थी। आगे हम लोग जब अशोक का प्रशासन पढ़ेंगे तो इन अधिकारियों के विषय में जानेंगे, लेकिन आप केवल इतना ध्यान में यहाँ पर रखें कि यहाँ पर कुछ ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति की बात की गई थी जिसके द्वारा शासन को प्रजावत्सल बनाया जा सके, प्रजा तक प्रशासन की पहुंच को सुलभ बनाया जा सके। इसी तरह 5वां शिलालेख फिर महत्वपूर्ण बनता है, जिसमें वहां पर हमने देखा था महामात्रों की नियुक्ति। अब यहाँ पर अशोक तय करता है कि अपने धर्म महामात्रों की नियुक्ति की भी बात करता है, जो धर्म से संबंधित बातों को पहुंचाएंगे या धर्म से संबंधित जो आचार व्यवहार है इस पर नियंत्रण स्थापित करेंगे। इसी इंस्क्रिप्शन में मौर्य काल में वर्ण व्यवस्था का भी वर्णन मिलता है। तो ये दो चीज ध्यान में रखेंगे, धर्म महामात्रों की नियुक्ति के विषय में कौन सा शिलालेख कहता है, और दूसरा चीज कि मौर्य काल में जो वर्ण व्यवस्था प्रचलन में थी, जो वर्णा सिस्टम वहां पर प्रचलन में था, उस वर्णा सिस्टम का भी साक्ष्य 5वें शिलालेख से मिलता है। फिर अगला महत्वपूर्ण जो शिलालेख है वो 11वां शिलालेख है, जिसमें धम्म विजय की विशेषताओं का वर्णन किया गया है। तो जिस प्रकार से देखेंगे कि कालांतर में फिर अकबर के द्वारा धर्म की सर्वधर्म संभाव की बात की जाती है, उसी तरह अशोक के द्वारा भी धम्म विजय की बात की जाती है। मीन्स कि युद्ध तलवार की बनिस्पत, तलवार से जीतने की बनिस्पत सत्य, अहिंसा और जो धर्म, बौद्ध धर्म के सिद्धांत थे, उन सिद्धांत के द्वारा या बौद्ध धर्म के जो मूल सिद्धांत थे उसको अपनाकर लोगों को अपने वश में करने की बात अशोक के द्वारा की जाती है। और इसका जो वर्णन है वो 11वें शिलालेख में मिलता है।
12वां शिलालेख वो धार्मिक सहिष्णुता की नीति से संबंधित है। और आपके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है वो 13वां शिलालेख है। 13th इंस्क्रिप्शन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है इसलिए क्योंकि यहाँ से कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है और फिर यहीं पर 5 सीमांती यूनानी राजाओं, जो बॉर्डर के 5 यूनानी राजा थे, उसके विषय में वर्णन मिलता है। इसमें देखेंगे कि 5 जो राजा थे, एक एंटीओक था सीरिया का, एक तुर्मै था मिस्र का, एक एटिकिन था मेसिडोनिया का, मग एपिरस का और अलेक्जेंडर या अलेक्जेंडर सीरिया का। तो इन 5 जगहों पर 5 डिफरेंट राजा शासन कर रहे थे, इसके विषय में जो जानकारी मिलती है ये भी यहीं पर मिलता है। और आटविकों का उल्लेख भी इसी शिलालेख में मिलता है। अर्थात आटविक एक जनजातीय प्रजाति थी जिसने उपद्रव किया था और उसको दंडित करने की बात इस शिलालेख में की गई थी। तो हमने अभी तक देखा अशोक के दीर्घ शिलालेख के विषय में जानकारी ली। तो अशोक का दीर्घ शिलालेख अगर हम चर्चा करें तो 14 दीर्घ शिलालेख अवेलेबल हैं। 14 दीर्घ शिलालेख हैं जो 8 डिफरेंट जगहों पर अवेलेबल हैं। फिर इसकी हमने अलग अलग जगह के बारे में जाना कि अलग अलग किस किस जगह पर अवेलेबल थे, 8 जगहों के विषय में। और बीपीएससी वहाँ तक नहीं जाता है, आपके लिए तो आप वो 8 जगह को पढ़ना छोड़ भी सकते हैं या फिर उसके 8 जगहों का नाम आप याद करें न करें वो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कम से कम 13वें के विषय में जरूर से जरूर जाने, द्वितीय शिलालेख के विषय में जरूर से जरूर जाने। यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। हालांकि बीपीएससी में अभी तक यहाँ से प्रश्न नहीं पूछा गया है, यहाँ से बहुत सिंपल प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन डिफरेंट एग्जाम अगर आप देते हैं तो वहाँ पर कहीं ना कहीं यहाँ से प्रश्न रिपीट होते रहते हैं। फिर हम लोग दूसरा आते हैं लघु शिलालेख के विषय में। जो अशोक के स्मॉल इंस्क्रिप्शन थे, यह रूपनाथ, गुर्जरा, भब्रू, मस्की और सासाराम, इस 5 जगह से ये लघु शिलालेख मिले हैं। लघु शिलालेख मिलने का जो जगह है वो रूपनाथ है जो मध्य प्रदेश के कटनी में अवस्थित है, गुर्जरा है जो कि मध्य प्रदेश में ही दातिया में स्थित है, भब्रू है जो कि राजस्थान के जयपुर में स्थित है, मस्की है जो रायचूर डिस्ट्रिक्ट में अवस्थित है और सासाराम है जो कि बिहार के रोहतास में अवस्थित है। तो इस 5 जगह से इसके स्मॉल इंस्क्रिप्शंस मिले हैं। अशोक के स्मॉल इंस्क्रिप्शंस कहाँ कहाँ से मिले हैं? तो 5 जगह से मिले हैं। फिर हम आते हैं अशोक के स्तंभ लेख, इसकी संख्या 7 है। वो 5 जगह से मिले हैं। स्तंभ लेख है, इसकी संख्या 7 है। इसमें से जो मुख्य बातें जो एक सबसे प्रमुख है वो दिल्ली टोपरा है। दिल्ली टोपरा अर्थात ये प्रारंभिक समय में जो अशोक के द्वारा जब यह शिलालेख स्थापित करवाया गया था तो यह अंबाला जिला के टोपरा नामक स्थान पर था। बाद में फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इसको वहाँ से लाया गया और फिरोज शाह कोटला में इसको स्थापित करवाया गया, तो इस कारण से भी यह फेमस है। दूसरा दिल्ली मेरठ है, यह भी मेरठ में अवस्थित था। इसको फिरोज शाह तुगलक के द्वारा मेरठ से दिल्ली लाया गया और दिल्ली में फिरोज शाह कोटला में इसको स्थापित किया गया। तीसरा लौरिया अरेराज और लौरिया नंदनगढ़ का है जो कि बिहार के चंपारण डिस्ट्रिक्ट में अवस्थित है और यहाँ की जो सबसे बड़ी विशेषता है, इस पर मोर का चित्र आपको देखने को मिलेगा। चौथा जो अशोक का अभिलेख है वो लघु स्तंभ लेख के रूप में जाना जाता है, जिसमें मुख्य रूप से राजकीय घोषणाएं की गई है। अशोक के द्वारा जो भी राजकीय घोषणाएं की गई हैं वो लघु स्तंभ लेख में सुरक्षित है, जिसमें जो सांची में मिला है, सारनाथ में है, रुमिनदेई में है, निगली सागर में है, कौशाम्बी, ब्रह्मगिरी, सिद्धपुर, जटिंग रामेश्वर और भी कुछ जगह हैं। तो इन सब जगहों पर अवस्थित है। तो इसके विषय में से आप केवल सारनाथ के विषय में ध्यान रखेंगे कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी में अवस्थित है और यहाँ का जो 4 शेर था, 4 सिंह का जो इस पे निशान है, जिसको हमने हमारा राष्ट्रीय प्रतीक बना हुआ है, और इसके साथ इस पर जो चक्र है उस चक्र को हमारे राष्ट्रीय ध्वज में राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में उसको भी राष्ट्रीय ध्वज में स्थान दिया गया है। तो मुख्य रूप से जो हम देखते हैं अशोक के अभिलेखों की बात करते हैं तो एक बृहद शिलालेख है, फिर लघु शिलालेख है, लघु शिलालेख के बाद लघु स्तंभ लेख है, स्तंभ लेख है। तो यहाँ पर ध्यान रखने के लिए आपको सारनाथ का स्तंभ अभिलेख भी आप याद रखेंगे कि ये वाराणसी में अवस्थित है। सारनाथ का और भी जुड़ाव है, जैसे बौद्ध धर्म के धर्म चक्र परिवर्तन से भी उसका जुड़ाव है, पहला उपदेश से भी जुड़ाव है गौतम बुद्ध के। तो इसलिए ये यहाँ से अक्सर प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, इसको आप ध्यान में रखेंगे।
इसी तरह ये एरागुड्डी से गोभी मठ, राजुल मंडगिरी, अहरौरा, नेटूर, ये सब जगह से है, लेकिन इसको आप याद नहीं रख सकते हैं, कोई ज़रूरत का चीज़ नहीं है। आप इन्फॉर्मेशन आपके पास है, कभी अगर एग्जाम में पूछा गया तो पूछा गया, लेकिन ये अल्प महत्व की चीज़ है, इसको आप छोड़ भी सकते हैं। एक महत्वपूर्ण चीज़ आता है अशोक के गुहा लेख। गुहा लेख मीन्स कि कुछ गुफाएं हैं जो कि बिहार में कुछ केव्स पाए गए हैं, जो गया डिस्ट्रिक्ट में, जहानाबाद में बराबर की पहाड़ियों में और नागार्जुनी की पहाड़ियों में अवस्थित है। तो यहाँ पर कुछ गुफाओं को अशोक के द्वारा और अशोक के वंशजों के द्वारा आजीवक संप्रदाय के साधुओं को रहने के लिए दिया गया था। इसमें से 3-4 गुफा प्रमुख है, जैसे एक सुदामा गुफा है, एक लोमस ऋषि गुफा है, एक विश्व झोपड़ी गुफा है और एक कर्ण चौपर गुफा है। इन चारों गुफाओं का पॉलिशिंग और उसमें जो दान देने का जो इंस्क्रिप्शन है, जो दान के विषय में कहा गया है, वो इस गुफाओं के में लिखा हुआ मिलता है। तो वहाँ से पता चलता है कि ये अशोक का जो सर्वधर्म स्वभाव की जो नीति थी वो केवल बौद्ध धर्म के ही प्रति समर्पित नहीं थी, वहाँ पर और धर्मों को भी स्थान था, और धर्म के लोगों को भी दान में वस्तुएं दी जा रही थी, और गुफाओं को आजीवक संप्रदाय को दान में दिया गया था। जो अशोक से संबंधित महत्वपूर्ण बातें आपके पास आती है वो यह है कि इनके प्रत्येक अभिलेख की भाषा से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो भाषा जो थी वो लैंग्वेज जो था इसका, वो प्राकृत लैंग्वेज था। लैंग्वेज प्राकृत था। उसका स्क्रिप्ट अगर देखेंगे तो स्क्रिप्ट जो था वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट था। तो यहां से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरा चीज था कि कुछ जगहों पर 2 अभिलेख जो है वो शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा, जिसकी हमने बात की थी, अशोक के दीर्घ शिलालेख की जो बात की थी कि मानसेहरा में और शाहबाजगढ़ी में पाया गया है, इसका लिपि खरोष्ठी है। तो मानसेहरा और शाहबाजगढ़ी इस अभिलेख की जो स्क्रिप्ट है वो खरोष्ठी लिपि है, और दोनों में अंतर क्या है? एक बाएं से दाएं लिखी जाती है और दूसरी जो है वो दाएं से बाएं लिखी जाती है। उर्दू किस तरह लिखी जाती है? दाएं से बाएं लिखी जाती है, तो उसी तरह ये भी दाएं से बाएं लिखी जाती है, याद रखेंगे। यहां से प्रश्न आपसे पूछा जाता है अक्सर। और एक चीज और है कि तक्षशिला से जो अभिलेख मिला है वो अरामाइक लिपि में है। और फिर एक कांधार के साहेकुना नामक स्थान से एक अभिलेख मिला है जो यूनानी तथा अरामाइक दोनों भाषा में लिखा हुआ है। तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, यहाँ से भी प्रश्न कभी भी बन सकता है, इस तरह के प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं। एक चीज है कि अशोक के नाम का उल्लेख मस्की, नित्तूर, उदयगोलम और गुर्जरा, इस 4 अभिलेख से अशोक के नाम का उल्लेख मिलता है, जहां पर अशोक के नाम की चर्चा की गई है। इसमें से ये 3 जो है, ये जो है एक मध्य प्रदेश में अवस्थित है, और ये 3 जो है ये कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के कुछ इलाके हैं वहां पर अवस्थित हैं। तो ये भी ध्यान में रखेंगे कि एक जो हिंदी भाषी बेल्ट में गुर्जरा एक अभिलेख है जहां से अशोक के नाम का उल्लेख मिलता है। बाकी अभिलेखों में अशोक के लिए, बाकी अभिलेखों में अगर देखेंगे तो अशोक के लिए जो वर्ड यूज किया गया है वो 2 वर्ड यूज किया गया है। अशोक के लिए जो नाम यूज किया गया वो देवा नाम प्रियदासी वर्ड का यूज किया गया है। तो यहां पर भी अगर आप देखेंगे तो देवा नाम प्रिय जो है ये कोई बहुत महत्वपूर्ण शब्द नहीं है। इसलिए महत्वपूर्ण शब्द नहीं है कि देखेंगे कि अशोक से पहले के भी राजा थे वो देवताओं का प्रिय अपने आप को बतला रहे थे, और अशोक के बाद के भी राजा अपने आप को देवता के प्रिय बता रहे थे। और बाद में कुषाणों के टाइम में आप देखेंगे कि देवता के पुत्र ही कहना खुद को शुरू करते हैं, देवपुत्र कहना शुरू कर देते हैं। यूनानियों की तरफ अगर जाएंगे तो वहां भी देवपुत्र कहा जाता था राजा को। तो देवा नाम बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण चीज है प्रियदर्शी, जो कि अगर हिंदी में इसको देखेंगे तो इसके लिए जो अनुकूल शब्द होगा वो प्रियदर्शी होगा। प्रियदर्शी अर्थात जो सबका प्रिय हो, देखने में सबका प्रिय हो। तो राजा का इस प्रकार का कैरेक्टर स्थापित करने का श्रेय अशोक को जाता है, और इस कारण से अशोक को प्रियदर्शी कहा जाता है। अशोक के नाम के साथ प्रियदर्शी शब्द जोड़ा गया। फिर आता है कि इस अभिलेख को, अशोक के इन अभिलेखों को पढ़ने की कोशिश किसके द्वारा की गई?
ब्राह्मी लिपि में चूंकि अभिलेख थे और पहले से ही मौजूद रहे थे, बाद कुछ ऐसे भी अभिलेख थे जिस पर अगर इलाहाबाद अभिलेख की बात करें तो इलाहाबाद में अशोक का अभिलेख था, उस अभिलेख पर बाद में समुद्रगुप्त ने अपना अभिलेख खुदवाया। फिर उसके बाद देखेंगे कि बाद में अकबर भी उस पर अभिलेख खुदवाता है अपना। तो फिर इसको पढ़ने का काम जो था वो जेम्स प्रिंसेप के द्वारा किया गया था। जेम्स प्रिंसेप ने पहली बार सफलता हासिल की अशोक के अभिलेख को पढ़ने की, और जब जेम्स प्रिंसेप ने इसको पढ़ के इसे भारतीय राजा और अशोक से इसकी साम्यता स्थापित की, और उधर देखेंगे कि विलियम जोन्स के द्वारा सेंड्रोकोटस की साम्यता चंद्रगुप्त मौर्य से स्थापित की जाती है। उसके बाद से भारतीय इतिहास में मौर्य साम्राज्य के विषय में चर्चा होनी शुरू होती है और तब फिर मौर्य साम्राज्य का एक व्यवस्थित इतिहास लिखा जाता है। तो हमने देखा अभी तक हमने जो चर्चा की वो अशोक के अभिलेख की चर्चा की। इसके अलावा भी कुछ और इंस्क्रिप्शंस हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के जो महत्वपूर्ण है, लेकिन वो अशोक के इतने महत्वपूर्ण तो नहीं है, लेकिन अशोक के बाद के पीरियड के विषय में जो कुछ भी परिवर्तन होता है या जो कुछ भी घटनाएं घटती हैं इसकी भी जानकारी देते हैं। इसके अंतर्गत अगर हम देखेंगे तो एक हाथी गुम्फा अभिलेख है। हाथी गुम्फा अभिलेख जो है यह कलिंग के राजा खारवेल के द्वारा लिखवाया गया था। जो कलिंग के राजा खारवेल के द्वारा, तो कलिंग का जो क्षेत्र है वो वर्तमान में उड़ीसा का क्षेत्र है, और ये खारवेल के द्वारा जो वहाँ पर जो शासन व्यवस्था अपनाई जा रही थी या शासन किया जा रहा था उसके विषय में जानकारी उपलब्ध करवाता है। दूसरा अभिलेख जो है वो जूनागढ़ अभिलेख है। इस अभिलेख पर दोनों के, रुद्रदामन का और स्कंदगुप्त दोनों की चर्चा मिलती है, और यहाँ पर एक झील था सुदर्शन। यह सुदर्शन झील था जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा ही करवाया गया था, बाद में अशोक के द्वारा इसका मरम्मत करवाया गया था, कालांतर में रुद्रदामन के द्वारा भी इसका मरम्मत करवाया गया और फिर स्कंदगुप्त के द्वारा भी इसका मरम्मत करवाया गया। तो यह मूल रूप से सुदर्शन झील के आसपास अवस्थित अभिलेख है। और दूसरा चीज क्या है विशेषता कि इसका जो ये अभिलेख जो है ये पहला अभिलेख है जो संस्कृत भाषा में है। इससे पहले देखेंगे कि शासकीय जो भाषा थी वो पाली हुआ करती थी, संस्कृत भाषा शासकीय भाषा नहीं थी। अशोक के जितने भी अभिलेख हैं उनमें कहीं भी आपको संस्कृत की चर्चा नहीं मिलेगी, सारे अभिलेख पाली भाषा में थे, और पाली भाषा के साथ साथ उसकी जो लिपि थी वो ब्राह्मी लिपि थी। लेकिन जूनागढ़ अभिलेख जो रुद्रदामन का है वो संस्कृत में अभिलेख है। फिर आता है नासिक अभिलेख जो कि गौतम वंशरी का है। इसमें गौतमी पुत्र सातकर्णी के विजय से संबंधित चर्चा मिलती है। ये सातवाहन वंश का शासक था। इसमें गौतमी पुत्र सातकर्णी के विषय में चर्चा मिलती है। फिर आता है प्रयाग स्तंभ लेख। मूल रूप से यह अशोक का ही अभिलेख था जिस पर समुद्रगुप्त के का जो विजय अभियान चला था उस विजय अभियान का यहाँ पर चर्चा मिलता है। इसमें अगर आप देखेंगे तो इसके जो रचनाकार थे इसका नाम हरिसेन था। इससे भी प्रश्न अक्सर पूछा जाता है किस प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी, या प्रयाग प्रशस्ति किससे संबंधित है, किसके बारे में चर्चा मिलता है। ये दोनों सबसे ज्यादा आपके ये पूछे या न पूछे ये ज्यादा महत्व नहीं रखता, लेकिन जूनागढ़ अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख और प्रयाग प्रशस्ति यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, और इसका बहुत ही महत्व है भारतीय इतिहास का, एंशिएंट इंडिया की हिस्ट्री को अगर आप देखेंगे तो इसका जूनागढ़ का और हाथी गुम्फा का यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं प्री में। फिर आता है ऐहोल अभिलेख। यह भी महत्वपूर्ण है। यह एक अकेला अभिलेख है जो इस बात की जानकारी देता है कि हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया था नर्मदा नदी के किनारे। इस बात की जानकारी इसी अभिलेख से मिलती है। एक भीतरी अभिलेख है जो कि स्कंदगुप्त से संबंधित है, या हुनों का जो आक्रमण हुआ था उससे संबंधित। हुन एक जनजाति थे जो गुप्त पीरियड में वो भारत पर हमला करते हैं और फिर भारत पर शासन करने की कोशिश करते हैं, तो उसके विषय में जानकारी मिलता है। और एक महत्वपूर्ण अभिलेख ये दोनों अभिलेख है जहाँ से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। एक है एरन अभिलेख जहाँ पर सती प्रथा का पहला साक्ष्य मिलता है, जहाँ पर एक स्त्री के सती होने का वर्णन मिलता है। एक सैनिक था जो युद्ध में मारा जाता है, उसकी पत्नी उसके साथ
सती हो जाती है। इस बात का पहला साक्ष्य जो है भारतीय परंपरा में, हालांकि महाकाव्य में चाहे महाभारत की चर्चा कर लें, रामायण की चर्चा कर लें, वहाँ पर तो साक्ष्य मिलता है, लेकिन अभिलेखीय साक्ष्य जिसको अभिलेख के द्वारा पुष्ट किया जाए, जो घटा था वास्तव में घटना और जिसको अभिलिखित किया गया, वहाँ से अगर पहला साक्ष्य मिलता है सती प्रथा का तो वो एरन अभिलेख है। इसी तरह एक बेसनगर अभिलेख है जो वर्तमान में मध्य प्रदेश के विदिशा में अवस्थित है। तो यहाँ इस अभिलेख से हेलियोडोरस का ये अभिलेख है, एक यूनानी राजा का दूत था हेलियोडोरस, जो वहाँ के शासन के दरबार में आया था और उसने भागवत धर्म को ग्रहण किया था। भागवत अर्थात विष्णु के उपासक लोगों का, वैष्णवों का धर्म था भागवत धर्म, तो उसको ग्रहण किया था। उसी के सम्मान में उन्होंने गरुड़ स्तंभ स्थापित किया था और वहीं पर वो लेख खुदवाए थे। तो ये दो लेख आपके लिए और भी महत्वपूर्ण है, एरन अभिलेख, बेसनगर। ध्यान में आप रखेंगे कि हाथी गुम्फा, जूनागढ़, प्रयाग, एरन और बेसनगर, ये 4-5 अभिलेख आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से अक्सर ही प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ तक में कोई दिक्कत हो तो आप बोलें। यहाँ तक में कोई भी बात जो समझ में नहीं आई हो, कोई भी प्रश्न हो तो बोल सकते हैं आप। यहाँ तक में कोई भी प्रश्न हो तो बोलिए। अभिलेख के बाद जो अगला महत्वपूर्ण चीज आता है वो है क्वाइन, सिक्का। क्वाइन की अगर हम बात करें तो क्वाइन का यूज क्या होता है? 3 चीज में यूज हो सकता है, या तो विनिमय के साधन के रूप में, एक्सचेंज के साधन के रूप में, या दान देने में, या किसी भी चीज के विषय में भुगतान करने में। तो एक साथ ये जो कॉमर्शियल एक्टिविटी चलती है या इकोनॉमिक एक्टिविटी समाज में चल रही है, इसके विषय में भी जानकारी देता है। इसके साथ साथ समाज के डिफरेंट वर्ग के साथ अगर सिक्का अगर कहीं पर पाया जा रहा है या सिक्का का प्रयोग किया जा रहा है तो सिक्के की क्वालिटी, तो दूसरा चीज क्या है कि वो क्वालिटी के रूप में